नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, पॉलिटी की लिस्टिंग का ये पूरा वीडियो का सीक्वेंस चल रहा था। इसमें वीडियो सीरीज में आपने कई सारे वीडियोज इससे पहले देखे हैं। ये इसी का अगला पार्ट है। और इससे पहले हमने कई सारी लिस्टों को देखा था, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मतलब संघ सूची, यूनियन लिस्ट, और स्टेट लिस्ट यानी जो राज्य सूची है उसके बारे में। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल थे ये भी हमने देखा। अब हमें देखना है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, यानी समवर्ती सूची के विषय में। यहाँ देखिए विषयों के बारे में लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज एक एक करके शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला विषय यहाँ दिखाई दे रहा है दंड विधि, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय जो कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत आते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। और ये किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का बराबर नियंत्रण होता है, मतलब दोनों का हस्तक्षेप यहाँ पर होता है। इस पर कानून बनाने का या इस पर जो एकाधिकार वाली स्थितियां हैं वो दोनों के जिम्मे आती। तो यहाँ आपने देखा क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर इंक्लूडेड इन द इंडियन पीनल कोड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अगला वाला दंड प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है वो वाला जो मैटर है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडर इंक्लूडिंग ऑल मैटर इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर। इसके बाद थर्ड वाला जो है उसको देखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द रीजन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाला काम, और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी। कहने का मतलब क्या कि किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी जो कारक हैं उनसे संबंधित निवारक निरोध, और इस प्रकार के निरोध में रखे गए जो व्यक्तियों का मामला है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, मतलब वो समवर्ती सूची का हिस्सा है। यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद 4th नंबर का जो पॉइंट है उसको देखते हैं, रिमूवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ प्रिजनर्स एंड अकॉस्ट पर्सन्स, मतलब आरोपी व्यक्ति या जो बंदी होते हैं, यहाँ अभियुक्त कहा जा सकता है, तो जो बंदी या अभियुक्त व्यक्ति होते हैं उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाया जाना सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से। जैसे अभी देखे होंगे आप, मुख्तार अंसारी को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, हालांकि अभी तो वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ बर्ताव किया जाता है। उन्हें, मतलब लोगों को ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा महसूस हो जाता है कि ये एक स्थान पर टिककर वहीं से अंदर से ही अपनी सरकार या अपनी हुकूमत जो है वो चला रहा है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य में उसको शिफ्ट कर देते हैं, या बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये वाला जो मैटर है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर का जो पॉइंट है उसको आप देखेंगे यहाँ पे है, और इसमें कहा गया कि मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट एंड माइनर्स, एडॉप्शन, विल। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए, विल का मतलब क्या, वसीयत की बात हो रही है, और सक्सेशन वाला जो मामला होता है, ज्वाइंट फैमिली और पार्टीशन का जितना भी मामला होता है, ये सारे जितने भी विभिन्न तरह के सामाजिक या पारिवारिक मामले हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। मतलब विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, शिशु और अवयस्क जो दत्तक ग्रहण है, मतलब एडॉप्शन कोई कर रहा है, किसी बच्चे को गोद ले रहा है, या कोई जो अल्पवयस्क व्यक्ति है 18 वर्ष से कम का उसको गोद ले रहा है, तो इस प्रकार के जितने भी मामले होते हैं, वसीयत कर रहा है अपनी, उत्तराधिकार वाला जो मामला है, या परिवार के बंटवारे का मामला है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आता है। इसके बाद 6वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं, तो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण, विलेख और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद 7वें नंबर के पॉइंट को देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स यानी संविदाओं के बारे में भी जितने भी प्रोविजन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद आप एक्शनेबल जो रॉन्ग्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं, यानी अनुयोग्य दोष की बात हो रही है। और 9वें नंबर के पॉइंट में हम लोग बैंक्रप्सी और जो इंसॉल्वेंसी है अर्थात अशोधन क्षमता और दिवाला वाला जो मामला होता है, यानी बैंकों से जुड़ा हुआ वो वाला मैटर, ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रस्ट और ट्रस्टी के बारे में दिया हुआ है, मतलब यहाँ न्यास और न्यासी, ट्रस्ट का मतलब विश्वास वाला ट्रस्ट नहीं, यहाँ न्यास की बात हो रही है। जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या नेशनल बुक ट्रस्ट, तो ये न्यास के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ट्रस्टी और जो ट्रस्ट होते हैं उनका जो मैटर है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टीज, कहने का मतलब क्या कि महाप्रशासक और शासकीय न्यास के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं शासकीय न्याय नहीं है, शासकीय न्यास है। इसके बाद आगे चलते हैं। कुल मिलाकर यहाँ बात एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की हो रही थी, तो वो वाला जो मैटर है या इनके विषय में जो बातें हैं वो शामिल है समवर्ती सूची में। इसके बाद यहाँ 11th A को आप देख रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, मतलब जितने भी अन्य जस्टिस के मामले क्षेत्र हो सकते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स भी आता है। बस इसमें एक शर्त दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके दायरे में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हमने पीछे जो संघ सूची और राज्य सूची थी उसमें देख लिया है। अब इसके बाद आगे चलें तो यहाँ आप देख लीजिए,
ये साक्ष्य और शपथ विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता, मतलब एविडेंस एंड ओथ, रिकॉग्निशन ऑफ लॉ, पब्लिक एक्ट एंड रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसके बाद 13 नंबर का जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे, सिविल प्रोसीडर इंक्लूडिंग ऑल मैटर इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडर। इसके बाद 14 नंबर का जो पॉइंट है इसमें आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देख रहे हैं, बट नॉट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट होती है, मतलब उसकी अवमानना अगर होती है तो वो वाला मामला यूनियन लिस्ट में आता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ उच्चतम न्यायालय को छोड़कर बताया गया है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वैकेंसी, नोमैडिक और जो माइग्रेटरी ट्राइब्स होती हैं उनके बारे में जितने भी प्रोविज़न है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ये यायावरी होती हैं। इसके अलावा यहाँ प्रवासी जनजातियाँ होती हैं, मतलब माइग्रेंट्स होती हैं। इसके बाद पागलपन और मनोवैकल्य, यानी जो ल्यूनेंसी और मेंटल डिफिशियंसी होती है, वो सारे मामले ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं कि उनको सुनकर या सोचकर ऐसा लगता है कि ये कहाँ से पॉलिटी में घुस गए, लेकिन ये सब सामाजिक मामले होते हैं, समाज में देखे जाते हैं और इसमें भी हैंडल करना पड़ता है सरकार को कहीं ना कहीं से। तो उसके संबंध में फिर निर्णय कहाँ से होगा, तो उसका भी प्रोविज़न संविधान में दे रखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत दूर तक की सोचता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर कहा गया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी और टू एनिमल, मतलब पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। ये वाला जो मैटर है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। फॉरेस्ट यानी वन जो है ये भी समवर्ती सूची में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये भी जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स। कहने का मतलब ये कि खाद्य पदार्थों और अन्य मालों का अपमिश्रण जो होता है उसके बारे में जितने प्रावधान है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। ड्रग्स एंड पॉइजन्स, मतलब जो दवाएं, और यहाँ पे ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, यानी जो मादक द्रव्य होता है दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ जो विष है इसके बारे में जितने मामले हैं या इसका जो विषय है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, यानी आर्थिक और सामाजिक योजना, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। 20A को देखें तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज कंबाइंड एंड ट्रस्ट, ये वाला जो मामला है, मतलब वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास, यहाँ पे न्याय नहीं होगा न्यास होगा। तो ये वाला जो मैटर है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद 22 को देखते हैं। यहाँ आप 22 को देख रहे हैं, ये रहा व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद। कहने का मतलब ये कि सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल जो लेबर डिस्प्यूट्स थे उनके विषय में भी देखा। इसके बाद 23 को हमने देख लिया है। 24 को देखिएगा वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, वर्कमैन्स कंपनसेशन। इसके अलावा आप देख रहे हैं इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन। ये सब जितने भी मामले हैं, जैसे कि कहीं पे वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं तो उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसके अलावा उनकी पेंशन वगैरह के बारे में जितने भी प्रोविजन है वो हमें दिखाई देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 25, और इसमें जो 24 था इसमें मैटरनिटी जो बेनिफिट है यानी मातृत्व लाभ है वो भी शामिल था। 25 को देखा जाए तो एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज़, ये वाला जो प्रोविज़न है ये 25 नंबर के पॉइंट के तहत कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके बाद लीगल, मेडिकल एंड अदर जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में प्रोविज़न, रिलीफ एंड रिहेबिटेशन ऑफ पर्सन। इसके अलावा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंडाउनमेंट्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सब जो प्रोविज़न है ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसके आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे 29 नंबर का, तो इन्फेक्शन और कॉन्टेजियस डिजीज़ और पेस्ट अफेक्टिंग मेन एनिमल एंड प्लांट्स। कहने का मतलब यह है कि मानवों, जीव जंतुओं और पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक और सांसर्गिक रोग, जैसे अभी जो कोविड-19 है ये भी एक तरह का संक्रामक रोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संक्रमण की अति है, मतलब सोचने की बात ही नहीं है, तो वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। उसमें दोनों का अधिकार क्षेत्र आता है, यानी केंद्र का भी और राज्य का भी। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, मतलब यहाँ पे कहा गया कि जन्म, ये बर्थ है असल में, तो यहाँ आप देख लीजिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म का पंजीकरण हो और मृत्यु का भी पंजीकरण हो, उसके बारे में जो सिस्टम है या जन्म मरण रजिस्टर जिसे आप कहते हैं, तो वो वाला मामला ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा होता है। इसमें संघ और जो राज्य होते हैं दोनों का अधिकार। इसके बाद महापत्तन घोषित पत्तनों में, पत्तनों से जो भिन्न पत्तन होते हैं, मतलब मेजर पोर्ट्स के अलावा जितने भी पोर्ट्स होते हैं उनका जो मैटर होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मेजर पोर्ट्स जो है उन्हें हमने पीछे देखा है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय जल मार्गों के संबंध में, अंतर्देशीय जल मार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में, पोत परिवहन और परिवहन तथा ऐसे जल मार्गों पर मार्ग का नियमन जो अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन करते हैं। ये थोड़ा सा उलझा हुआ सेंटेंस है, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देखिएगा, शिपिंग एंड नेविगेशन ऑन इनलैंड वाटरवेज। सिंपल एक लाइन के वाक्य में कहा गया है, उसे आप देख लीजिए। इसके बाद 33 को देखते हैं तो 33 वाले में बताया गया ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आप देख सकते हैं 33 ट्रेड एंड कॉमर्स
इन एंड द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल, कैटल फूडर, इसके अलावा रॉ कॉटन, रॉ शीट एंड रॉ जूट, मतलब ये कच्चा जूट, इसके अलावा कच्चा कपास, कच्चे जो बीज होते हैं, इन सब का यहाँ पे जो ट्रेड और कॉमर्स है वो सारा मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसे हमने देखा। इसके बाद आप देख रहे हैं कीमत नियंत्रण यानी जो प्राइस कंट्रोल है वो भी ये कॉन्करेंट लिस्ट का ही हिस्सा है। और वेट और मीजर वाला जो मामला है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब ये राज्य के भी अधीन है और केंद्र के भी अधीन है। फैक्ट्रीज का मैटर है, बॉयलर्स का मैटर है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो विषय है वो भी इसी में आता है। न्यूज़पेपर्स, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेसेस, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में ही आते हैं, मतलब ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसके बाद आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन अदर देन दोज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारकें हैं उनके अलावा जितनी बचती हैं उसमें यहाँ हिस्सेदारी करने का अधिकार ये राज्य और केंद्र दोनों का होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें जो कृषि भूमियां हैं वो भी शामिल है। यहाँ पे निष्क्रांत संपत्ति की बात हो रही है, तो वो वाला जो मैटर है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट का ही हिस्सा है। इसके बाद संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण यानी आप देख रहे हैं एक्विशन एंड रिक्वेशनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद आप रिकवरी इन, यहाँ आप देख लीजिए रिकवरी इन स्टेट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेज एंड अदर पब्लिक डिमांड। कहने का मतलब ये कि किसी राज्य में उस राज्य के बाहर के उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली, जिसके अंतर्गत भू राजस्व को बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियों को शामिल किया गया है। इसके बाद 44 को देखते हैं, स्टाम्प ड्यूटीज अदर देन ड्यूटीज और फीस कलेक्टेड बाई मीन ऑफ जुडिशियल स्टाम्प बट नॉट इंक्लूडिंग रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। कहने का मतलब क्या, न्यायिक स्टाम्पों के द्वारा संग्रहित शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, किंतु उसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क की कोई दरें शामिल नहीं है, ये आपने देखा। 45 को देखिए, 45 में कहा गया कि सूची 2 और सूची 3 जो है उसमें विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े शामिल हैं, यानी यहाँ पे जो पूरा मैटर है उसे आप देख रहे हैं, इंक्वायरीज एंड स्टैटिस्टिक ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। इसके बाद 46 को देखते हैं, तो जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन दिस लिस्ट, ये आपने देखा। और लास्ट में है कि फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन दिस लिस्ट बट नॉट इंक्लूडिंग फीस टेकन बाई एनी कोर्ट, मतलब यहाँ पे जो न्यायालय के द्वारा ली जाने वाली फीस है उसको शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा जितने यहाँ विषय शामिल हैं, मतलब जितने भी मुद्दे आपने ऊपर देख रखे हैं उससे संबंधित जितनी भी फीस या शुल्क है वो कॉन्करेंट लिस्ट का ही हिस्सा है, मतलब इसी लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ तक हमने जो तीनों लिस्टें थी उन्हें कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो अगला मुद्दा स्टार्ट होता है वो है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब वरीयता अनुक्रम को हम लोग देखने वाले। और ये जो वरीयता अनुक्रम है इसमें टेबल बनी हुई है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं इसे। देखिए, वरीयता अनुक्रम जो होता है ये केंद्र और राज्य सरकारों में अभी हम लोग यही तो देख रहे थे, मतलब जो लिस्ट हमने ऊपर देखी है उसमें हमने ये देखा कि केंद्र के अधीन कौन से मामले आते हैं, मतलब वो किन विषयों पर कानून बना सकता है या एक्शन ले सकता है, राज्य के अधीन कौन से आते हैं और कौन से दोनों के कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ भी अधिकार की ही बात चल रही है। तो वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इसका संबंध किससे है, ये रैंक और ऑर्डर से। लेकिन अनुक्रम में आदेश राज्य और औपचारिक अवसरों के लिए, और उसका सरकार के प्रतिदिन के काम से कोई संबंध नहीं, ये इसमें स्पष्ट कहा गया है। सरकार का जो रोजमर्रा का काम होता है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक बार बन जाती है, उसका गठन हो जाता है तो उसके बाद वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती है, उसके क्रियाकलाप होते हैं, तो उसके जो रोजमर्रा के काम है उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना की जो डेट है वो आप देख सकते हैं। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी। और यह अधिसूचना पिछली बार की जो सभी अधिसूचनाएं थी यानी नोटिफिकेशन थे उसकी तुलना में नई थी, और इसमें कई बार संशोधन भी किया गया है। समय के साथ संशोधन किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये सुधार योग्य नहीं है या इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। और इसके साथ ये भी कहा गया, यहाँ देखिए नीचे प्रस्तुत तालिका, अभी जो आप नीचे देखने वाले हैं उसमें अब तक 2019 तक, मतलब 2020-21 की बात ही नहीं है, यहाँ 2019 तक की बात कर रहे हैं, तो वहां तक हुए सभी संशोधनों को शामिल करके इसे अद्यतन तौर पे प्रस्तुत किया गया है। तो पीछे वाला जितने हुए हैं वो लगभग सभी इसमें शामिल हैं, इसे आप देख सकते हैं। अपडेटेड वर्जन है कुल मिलाकर। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, वरीयता अनुक्रम, और कुछ लोग कहेंगे कि तो बहुत ढेर सारा है, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे जो पद हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन सभी को याद करना है? पूरा देख लीजिए, यहाँ तक है लंबा चौड़ा। ऐसा नहीं है, इसमें शुरुआत के जो 6-7 हैं या कम से कम 10 आप याद कर सकते हैं। 10 का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये राज्यसभा के जो उपसभापति आदि हैं वहाँ तक आएगा। तो वहाँ तक अगर आप वरीयता अनुक्रम याद करते हैं तो प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप क्रम को व्यवस्थित करके इसे सही प्रश्न तक कर लेंगे, मतलब प्रश्न का सही समाधान कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, यहाँ देख लीजिए प्रेसिडेंट। उसके बाद तब जो वरीयता अनुक्रम है उसमें दूसरे नंबर पर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, यानी उपराष्ट्रपति।
तीसरे नंबर पर है प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में। ये है वरीयता अनुक्रम। सबसे ऊपर कौन था? राष्ट्रपति, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, फिर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, और उसके बाद फोर्थ नंबर जो वरीयता अनुक्रम में है वो है गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पर जो वरीयता अनुक्रम है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति का है, यानी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे उनका। उसके बाद 5वें का जो क है यानी वरीयता अनुक्रम में उसके नीचे वाली जो उसमें गतिविधि है उसमें उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये वाला जो पद है। उसके बाद 6वें नंबर पर जो वरीयता अनुक्रम है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन दोनों का है, मतलब दोनों को यहाँ पे एक ही अनुक्रम में रखा गया है। ये 6वें स्थान पर आते हैं। इनसे ऊपर जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सब हैं। उप प्रधानमंत्री भी यानी जो यहाँ पे सहयोगी हैं प्रधानमंत्री के, वो भी इनसे ऊपर आते हैं। लेकिन उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, इनका वरीयता अनुक्रम है 6। वरीयता अनुक्रम 7 के हिसाब से देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, इतने सारे जो पद ओहदे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आते हैं 7वें नंबर के पॉइंट में, मतलब 7वें अनुक्रम में यहाँ पर रखे गए। क्रम आपको याद रखना है, यहाँ पे सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर वाला कौन है, इस प्रकार से पूछते हैं। और आप अगर 10 याद कर लेते हैं इसमें से शुरुआती, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा रटने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद आप आगे चलिए तो 7 को देख लीजिए। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इनका वरीयता अनुक्रम इन सब के बाद में है, मतलब होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। इसके बाद 8वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें अम्बेसडर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, प्लेनिपोटेंशियरी एंड एक्रेडिटेड टू इंडिया, चीफ मिनिस्टर, यहाँ देख लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, इतने सारे जो पद हैं, मतलब इतने सारे जो प्रावधान हैं वो आते हैं वरीयता अनुक्रम में 8वें नंबर पर। मतलब भारत में स्थित जो देशों के असाधारण या पूर्णकालिक राजदूत हैं, राष्ट्रमंडल, देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्य के बाहर राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य के बाहर जो यहाँ पे इनके पद हैं, वो सब यहाँ वरीयता अनुक्रम में आप देख रहे हैं। उसके बाद राज्य के भीतर हमने देखा है ऊपर, गवर्नर में कंफ्यूज मत होइएगा, जो गवर्नर्स हैं वो अपने राज्यों के, अपने अपने राज्यों के गवर्नर उसके क्रम में ऊपर ही थे, उनका जो वरीयता अनुक्रम था वो एकदम शुरू में हमने देखा था। लेकिन राज्य के बाहर उनकी हैसियत क्या होती है वो यहाँ पे हमें वरीयता अनुक्रम देखकर अंदाजा लग जाएगा। तो राज्य के बाहर इनकी कंडीशन 8वीं पोजीशन पे। इसके बाद 9वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें आप देख रहे हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस को हमने ऊपर ही देखा जो कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ वरीयता अनुक्रम में 6वें पॉइंट पर रखा गया था। लेकिन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए तो ये 9वें अनुक्रम में आते हैं, 9th पोजीशन। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो 3 महत्वपूर्ण पद हैं ये वरीयता अनुक्रम में 9A के स्थान पे आते हैं, यानी 9वें स्थान के थोड़ा सा और नीचे। चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जितने भी पद आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ये जितने हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं 10वें पॉइंट के तौर पे। उसके बाद 11वें नंबर का जो पॉइंट है उसे देखिएगा, भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, बाहर का अलग यहाँ पे वरीयता अनुक्रम है और अंदर वाला अलग है। जैसे आप अपने घर में अपने मतलब अपना जो पूरा परिवार होता है उसमें शेर होते हैं, प्रधान होते हैं, आप जो भी बात कहते हैं आपकी मानी जाती है या वहाँ पे आपकी चलती है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता। वहाँ पर आप जितने आम आदमी हैं उन्हीं की तरह से हो जाएंगे, या तो आप किसी बहुत बड़े ओहदे पर विराजमान हो और तब भी आपकी हैसियत जो है वो एक क्षेत्र विशेष में ही ज़्यादा माननीय होगी, उसके बाहर नहीं। तो वैसे ही राज्यपाल या जो इस प्रकार के पद हैं उनकी भी स्थितियाँ होती हैं, वो अपने राज्य जो उनका दायरा है वहाँ तक अपने माननीय होते हैं, मतलब महामहिम की हैसियत उनकी होती है, तो उनका वरीयता अनुक्रम हमने ऊपर देखा। लेकिन राज्य से बाहर उनकी कंडीशन कौन सी है, मतलब कौन से क्रम में वो रखे जाएंगे, वो हम देख रहे हैं, तो वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ वही कहा गया, भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। इसके बाद 12वें नंबर का जो पॉइंट है इसमें आप जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले जो सेनाध्यक्ष हैं उनको देख रहे हैं। 13वें नंबर के पॉइंट में अगर देखें तो भारत स्थित विदेश के असाधारण, यहाँ देखिएगा, विदेश के असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री, 12वें नंबर का पॉइंट आप यहाँ देखेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग ऑफ द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। इसके बाद आप नीचे देखिए 14वें नंबर के पॉइंट को, तो राज्यों के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने अपने, यानी अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ अपने अपने का मतलब ये है राज्यों के विधानमंडलों के जो सभापति होते हैं, हर राज्य में विधानमंडल हो, ये यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसके आधार पर विधानमंडल अगर है जो कि होना चाहिए हर राज्य में, तो उसमें सभापति और अध्यक्ष ये चीज़ें।
विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती है ना, तो विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ आपने देखा इसमें जो प्रावधान है वो 14वें अनुक्रम में इनको रखा गया है। यहाँ आप देख लीजिए, चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, ये सभी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले जो स्थानापन्न सेनाध्यक्ष हैं उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ थोड़ा सा जो हिंदी वाला वर्जन है उसमें त्रुटियां ज़्यादा है, जो अंग्रेजी है उसको देख लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर इन स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिल्ली विद इन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिल्ली विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। ये जितने भी पद आपने देखे, कैबिनेट मिनिस्टर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन तक चला, तो ये जितने भी पद थे यहाँ वरीयता अनुक्रम में 15वीं पोजीशन पे आते हैं। इसके बाद 16वीं पोजीशन को अगर देखा जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट रैंक, ये आते हैं वरीयता अनुक्रम में 16वें स्थान पे। 17वें स्थान पर अगर देखा जाए तो चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके अलावा चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अतिरिक्त चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आउटसाइड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, मतलब अपने न्याय क्षेत्र से बाहर उनकी जो रैंक है वो दी हुई है। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, मतलब अपने न्याय क्षेत्र के अंदर जो अन्य जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी जो वरीयता स्थिति है या क्रम है वो यहाँ पे 17वीं रैंक के तौर पे देखा जा रहा है। इसके बाद 18वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर इन स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आउटसाइड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चेयरमैन मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव, इसके अलावा आप देख रहे हैं ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, इसको आप याद रखेंगे। और उसके बाद ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिल्ली विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूनियन टेरिटरी एंड चेयरमैन ऑफ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल विद इन देयर रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। इतने सारे जो यहाँ पे ओहदे हैं या इतने सारे जो यहाँ क्रम है वो वरीयता अनुक्रम में देखा जाए तो 18वीं पोजीशन पे रखे गए हैं, 18वें स्थान पे रखे गए हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद 19वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 19 यहाँ पे है और इसमें कहा गया है कि बिना मंत्री परिषद वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यायुक्त अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य के उपमंत्री अपने अपने राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उपसभापति अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, इन सबको एक साथ यहाँ पर रखा गया है 19वीं रैंक पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं, चीफ कमिश्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, डिप्टी मिनिस्टर इन स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ, यहाँ देखिएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ आप देखिए 20वें नंबर का जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, और 20वें नंबर के पॉइंट में यहाँ आप देख लीजिए राज्यों के विधानमंडलों के उपसभाध्यक्ष जो होते हैं, विधानमंडलों में जो उपसभाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और अपने अपने राज्य के बाहर राज्यों में राज्य मंत्री, अपने अपने राज्य के बाहर उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश, ये सभी जो यहाँ पर हैं, मतलब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर इनकी रैंक क्या होती है वो दी हुई है। तो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर इन्हें देखा जाए तो ये 20वें वरीयता अनुक्रम में रखे गए। उसके बाद 21वां जो है उसमें संसद के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आते हैं। 22वें स्थान पे अगर देखा जाए तो राज्यों के उपमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर इस कंडीशन में देखे जाते हैं। आर्मी कमांडर, उप थल सेनाध्यक्ष, इसके अलावा अन्य सेवाओं में अगर देखा जाए तो उनके समकक्ष पाए जाने वाले जो अधिकारी होते हैं उनका जो वरीयता अनुक्रम है वो 23वां है। यहाँ आप देख रहे हैं आर्मी कमांडर्स के बारे में बात हो रही है, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और इक्विवेलेंट इन अदर सर्विसेज, चीफ सेक्रेटरीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ये एक चीज़ इसमें छूट रही थी, उसको आप देख रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, इसमें कई सारे पद हैं। जो 23वां है थोड़ा लंबा है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ आपने देखा ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाला जो कमिश्नर है, ये वाले वरीयता अनुक्रम में 23वें स्थान पे है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कमिश्नर फॉर, यहाँ देखिएगा कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी वरीयता अनुक्रम में 23वें स्थान पे, सभी यहाँ पे एक साथ रखे गए। इसके अलावा मेंबर, यहाँ आप देख लीजिए मेंबर ये किस चीज़ के हैं, तो कमिश्नर फॉर मेंबर्स की बात हो रही है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है, मेंबर्स के जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक है, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंक्लूडिंग ऑफिसर होल्डिंग इन
होल्डिंग दिस ऑफिस एक्स ऑफिसो। इसके बाद सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ कमीशन है, सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट कमीशन है, सेक्रेटरी शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा सेक्रेटरी राज्यसभा है, लोकसभा के सेक्रेटरी हैं, सॉलिसिटर जनरल भी इसी में आते हैं, मतलब यही 23वें पोजीशन पे। उसके अलावा वाइस चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी इसी रैंक में आते हैं। तो यहाँ वरीयता अनुक्रम में ये सब किस स्थान पे हैं? 23वें स्थान पे। इसके बाद 24वें नंबर के यहाँ स्थान को देख लेते हैं। तो ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट रैंक रखने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब इसमें वरीयता अनुक्रम में 24वें स्थान पर रखे गए हैं। इसके बाद 25वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन ट्रैफिक कमिश्नर, चार्ज अफेयर एंड एक्टिंग हाई कमिश्नर्स, ये सब आप देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, इसके बाद आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। पीछे हमने देखा था कि इनसाइड इनकी रैंक क्या होती है, तो वो पीछे ही थी। अभी जो 25वीं रैंक आप देख रहे हैं इनकी दोबारा से, वो राज्य के बाहर या इनका जो केंद्र शासित क्षेत्र है उससे बाहर की है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन यूनियन टेरिटरी एंड डिप्टी चेयरमैन। इसके अलावा दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सब जो है यहाँ वरीयता अनुक्रम में 25वें स्थान पर आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ और भी जो पद हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस, इसके अलावा डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेफ्टिनेंट गवर्नर आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, इसके अतिरिक्त मेंबर्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके अलावा मेंबर्स मेट्रोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कमिश्नर मेंबर्स और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आने वाले जो अन्य मेंबर्स होते हैं वो यहाँ वरीयता अनुक्रम में इसी स्थान पर रखे गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं मतलब 25वें स्थान पे। और उसके बाद दिल्ली आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, वो भी इसी वरीयता अनुक्रम में आते हैं। और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ रैंक ऑफ मेजर जनरल और इक्विवेलेंट, ये जो है ये भी इसी रैंक में है। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूनियन टेरिटरी एंड चेयरमैन ऑफ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, इसके अलावा आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, इनकी जो रैंक है वो दी हुई है। 26 को अगर देखा जाए तो भारत सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं या उनके समान इक्विवेलेंट रैंक रखने वाले जो अधिकारी हैं वो इसके दायरे में आते हैं, मतलब रैंक नंबर 26 पे या वरीयता अनुक्रम में 26वें स्थान पे आते हैं। मेजर जनरल रैंक के अलावा समान रैंक के अधिकारी वो भी इसी में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ तक हमने वरीयता अनुक्रम को देखा और उससे पहले हमने संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ थी, जितने भी अनुच्छेद थे, यानी संविधान का पूरा ढांचा, और उससे भी पहले हमने जो DPSP वाला पूरा कॉन्सेप्ट था उसको देखा था। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सबको हमने देख लिया है, यानी संविधान का एक रफ जो ढांचा है वो हमारे पास हो गया है। अब इसके बाद थोड़े से इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। संविधान जब बनना स्टार्ट हुआ, जब उस पर काम कायदे से शुरू हुआ, वैसे तो बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से चल रही थी। हम भारतीयों का प्रयास था कि हमारा एक अपना संविधान हो, और यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उसी में घालमेल करने में लगी हुई थी। अंत में ये होता है कि हमारा स्वप्न साकार हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसको एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, और उसके बाद उसी के द्वारा संविधान की जो व्यवस्था है उसकी नींव पड़ती है। शुरुआत पहले ही हुई थी, लेकिन कायदे से यहाँ जो फाउंडेशन है वो डाली जाती है। उसके बाद संविधान बनने की एक लंबी प्रक्रिया चलती है, उसमें मुस्लिम लीग जो है वो हाथ डालती है, फिर खींचती है, अंत में चुनाव वगैरह होते हैं, फिर संविधान सभा का गठन होता है, संविधान बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बहुत सारी उसमें कमेटियाँ बनती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अब यहाँ सबसे पहले तो गठन होता है इंतरिम गवर्नमेंट का 1946 में। अंतरिम सरकार में सदस्य कौन से थे और किस सदस्य के जिम्मे कौन सा डिपार्टमेंट था, यहाँ से हम लोग जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको देखना स्टार्ट करेंगे, और ये लिस्टिंग आगे जारी रहेगी। इसमें अभी के लिए इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।